ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपका पूछा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच नंबर शुड अपीयर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, विच number should appear कहाँ गया, ठीक है, इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आपका जो यहाँ पे अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से है, 3 3 7 5 5, फिर है यहाँ पे डिज़ाइन, और ये कुछ ऐसा डिज़ाइन, मिला दो इसको, फिर ये कुछ ऐसा डिज़ाइन, और यहाँ पे ये मैच करेगा इससे। ठीक, और यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे 49, यहाँ पे लिखा है 9, और यहाँ पे लिखा है 25। ये तो आपको बता दिया है। और दूसरा है यहाँ पे इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिलाया, ये 4 है, ये 100 है, ये 36 है। ठीक है, और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। और ऑप्शंस हैं आपके, पहला है 4 2 6 8, दूसरा है 2 8 5 6, तीसरा है 6 4 6 4, एंड चौथा है 5 8 3 2। ओके गाइस, तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये 49 है, 9 है, 25 है, और यहाँ पे बड़ा सा नंबर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दूं या एक आपको चीज बताऊं कि मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूं कि अगर आपको ऐसे नंबर्स का खेल खेलना है और आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आपको करना क्या होगा, कुछ क्यूब्स याद रखने पड़ेंगे और कुछ स्क्वायर्स याद रखने पड़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या करो, एटलीस्ट अगर हो पाए, पॉसिबल हो, 1 to 30 तक के आप क्या कर लो, स्क्वायर्स याद कर लो, और एटलीस्ट 1 to 20 तक, एटलीस्ट कम से कम 1 से 20 तक के क्या कर लो, क्यूब याद कर लो। तो स्क्वायर्स एंड क्यूब, अगर हो सके तो 1 to 30 तक के क्यूब भी याद रख लोगे और अच्छा है, बट इतना तो एटलीस्ट आप करो, 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब। तो उसमें आपको क्या होगा ना कि अगर मान लो कहीं बीच में आपको याद नहीं होते, कभी कभार भूल भी जाते हो, तो उनके क्यूब्स देख करके या फिर स्क्वायर देख करके आपको लग जाता है कि हाँ ये कुछ इसी वे में पूछा होगा। क्योंकि कभी कभी नंबर को पहचानने लग जाता है ना कि ये तो शायद 15 का क्यूब लग रहा है, ये शायद 16 का क्यूब लग रहा है। तो ये ना आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन को एक साइड में देखने के बाद आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद अगर टाइम लग गया एक बार, तो टाइम लग ही जाता है, फिर वो सॉल्व होने में नहीं आता। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिख रहा है, मुझे ये 9 यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 25 मुझे 5 का स्क्वायर दिख रहा है। और अगर सीधी बात बताऊं तो ये 3375 ये एक्चुअली 15 का क्यूब है। अब मुझे पता है, तो मैं कहता रहा हूं आपको 1 से 20 तक क्या एटलीस्ट आप क्यूब याद रखो, और 1 से 30 तक क्या आप एटलीस्ट स्क्वायर याद रखने की कोशिश करो। राइट, तो देखो अब ये कितना है 7, ये कितना है 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15। अब यहां पे ये है क्या 15 का क्यूब, यानी इनका स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आ रहा है उनको जोड़ो, और जोड़ करके जितना आ रहा है उसका क्या कर दो, उसका क्यूब कर दो। तो यहां पे आया जोड़ करके 15, 15 का आप क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 200, सॉरी कितना हो जाएगा क्यूब 3375। सिंपल। अगले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 के स्क्वायर रूट की बात करूं 2 आएगा, 100 के स्क्वायर रूट की बात करूं 10 आएगा, और 36 के स्क्वायर रूट की बात करूं कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 और 10 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे 18 का क्यूब आएगा। और 18 का क्यूब कितना होता है, 18 का क्यूब आपका होता है 5832। राइट, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी।
था बहुत सिंपल सा पार्ट और बहुत इजी क्वेश्चन भी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, देयर इज एन इमेजिनरी सिस्टम, देयर इज एन इमेजिनरी सिस्टम in which the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 and 9 wait and 9 are substituted by ठीक है, substituted by विजिबल है, ठीक है, substituted by A B C D E F, A B C D E F G H I एंड J होना चाहिए, ओके, रिस्पेक्टिवली नाउ देन द वैल्यू ऑफ, तो यहां पे इसके अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉरी ऑप्शन तो लिख लो यार, बी जे ए, अच्छा ऑप्शन लिख दिया, अभी क्वेश्चन लिखा नहीं है, चलो क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं, आपको बताना है बी ई ई प्लस एफ जी माइनस सी ए इंटू में है आपका एच बाई बी ई, राइट, इज, तो यहां पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी जे ए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बी आई सी, ऑप्शन सी बी एच सी एंड ऑप्शन डी इज बी आई बी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो पहली चीज यहां पे जो ए बी सी डी है ना, अगर हम कहें तो हम इजॉटी वाला फंडा यूज कर सकते हैं, उसको हम यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट ध्यान रखना यहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे ए आपका 1 पे नहीं आ रहा है, 0 पे आ रहा है, बी आपका 2 पे नहीं आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो इजॉटी आप फॉलो करेंगे तो एक एक माइनस कर लीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो आप लोग माइनस कर लेंगे। तो यहां पे अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं बीई को सॉल्व करूं तो बी किस पे आएगा 1 पे, ई 5 पे आता था इजॉटी में, आएगा किस पे 4 पे, फिर प्लस एफ जी, एफ यानी ई एफ, तो ई 5 पे आता था इजॉटी में और एफ 6 पे आता था, तो अब एफ किस पे आएगा 5 पे आएगा, जी एफ जी, एफ के बाद कितना आता है जी, तो ये 6 पे आएगा, माइनस सी ए, सी कितने पे आएगा 2 पे, ए कितने पे आएगा 0 पे, इनटू एच कितने पे आएगा जी एच ई एफ जी, जी के बाद एच तो 6 के बाद 7 अपॉन बी सी यानी 1 और सी 2 पे 12, नहीं बी ई है, सॉरी लेट मी चेक, हाँ बी ई है, तो ये कितने पे आएगा 4 पे आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दाम 20, यानी कि 144 प्लस 56 माइनस 10, तो 144 प्लस 46 आ गया, तो कितना आ गया 6 4 10, हासिल लगो 1, तो 4 4 8 और 1 9, उसके बाद कितना हो गया आपका 1, तो 190 आ रहा है, तो 190 की पोजीशन क्या बनेगी, ए 1 किस पे आएगा बी पे, और 9 किस पे आएगा आपका, चेक करें तो जे, ठीक है, और 0 ए, यानी आपका गया बी जे ए, तो बी जे ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट है यहाँ पे, और बहुत सिंपल सा पार्ट था यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से लेंथी होते हैं, कवर अप करा होता है, फिर कभी कभार जब हमने क्वेश्चन देखे ही नहीं होते हैं तो हमें इसको पढ़ने का मन भी नहीं करता है, फिर हम सोचते हैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, तो ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़े लेंथी हो सकते हैं बट बहुत सिंपल से होते हैं, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है पेपर में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ मशीन इज कोडेड एज, इफ मशीन, इसका तो बहुत बड़ा रूल है तो इसको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इफ मशीन MACHIN
E. Machine is coded as 19 7 फिर 9 14 15 9 14 15 उसके बाद आपका 2011 ओके. हाउ डेंजर विल बी कोडेड नाउ. हाउ डेंजर विल बी कोडेड इन द सेम वे. ओके. और आपके ऑप्शन हैं पहला 13 7 20 10 11 15 13 7 20 10 11 15. दूसरा ऑप्शन है 10 7 20 13 11 24 10 7 20 13 11 24. तीसरा ऑप्शन है 11 7 20 16 11 24. और चौथा ऑप्शन है 13 7 20 9 11 25. तो देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे. तो देखो हमें अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखूं तो m की पोजीशन 13 होती है, तो यहाँ पे कितना है 19 है. कितना ज़्यादा आ रहा है 13 और 6 19. a की पोजीशन क्या होती है 1. अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट में चलूं तो यहाँ पे कितना है 7, तो 1 + 6 7. c की 3 होती है 3 + 6 9. पैटर्न मिल चुका है. h कितने पे आता है GHI यानी EFG E 5 6 7 EFGH यानी 8 पे आएगा, तो 8 और 6 14. I कितने पे आएगा IJ यानी 9 पे आएगा I 9 6 15 6 जोड़ा हुआ है, तो यानी सीधी बात है कि जो ये लेटर्स आएंगे ना जो इनकी पोजीशन होगी उसमें 6 6 ऐड कर दो. D कितने पे आते हैं 4 पे +6 कर दो कितना आ जाएगा 10. A कितने पे आ रहा है 1 पे +6 कर दो कितना आएगा 7. 10 7 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है उसी को देख लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. 10 7 से ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है. सीधी बात है, क्यों इतनी मेहनत करनी है. सीधे आपका आंसर निकल चुका है. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट. बाकी सारे को आप जोड़ोगे ना तो यही निकल के आएगा. देखो n कितने पे आएगा 14 पे, 14 और 6 करोगे 20 आएगा. g कितने पे आएगा आपका EFG यानी आपका आएगा EFG यानी 7 पे, 7 और 6 13. मैं कहाँ जा रहा हूँ यार. n हाँ कितना कर दिया मैंने DNGER सॉरी हाँ 7 6 13 ठीक है. ऑप्शन बी है ना. तो उसके बाद क्या आपका E है. E आपका कितने पे आएगा 5 पे, 5 में 6 जोड़ो 11. फिर आपका R आएगा 18 पे, 18 और 6 जोड़ोगे 24 आएगा. सिंपल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. द एवरेज वेट ऑफ A B एंड C. द एवरेज वेट ऑफ A B एंड C is 45 kg. Is 45 kg. That of A and B. उसके बाद है आपका that of A and B. A and B is 40 kg. And B and C, and of B and C, and of B and C is 43 kg. Is 43 kg. Find the weight of B. Find the weight of B. ऑप्शन पहला है आपका 31 kg. ऑप्शन बी है 26 kg. ऑप्शन सी है 20 kg. एंड ऑप्शन डी है आपका 17 kg. ओके, तो देखो यहां पे इसको सॉल्व कैसे करोगे आप. ए बी सी का एवरेज वेट कितना है 45, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 बराबर 45. ठीक है, तो यहां से एबीसी में इक्वेशन कितनी आ जाएगी
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिया 45, एक इक्वेशन। बी सॉरी ए एंड बी का एवरेज वेट कितना है 40, दैट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg बोला है उसने, इसका मतलब ए और बी के एवरेज की बात कर रहा है। तो a प्लस बी बाई 2 करोगे 40 आएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया a प्लस बी कितना आ गया आपका 80, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। फिर उसने b और c के एवरेज वेट की बात की, तो वो कितना आ जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 43, राइट। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, सॉरी इसको सॉल्व कर लो अभी और, तो b प्लस सी कितना आएगा 43 दूना 46, राइट। 43 दूना 46 आपका ये आ गया, तो ये आपके पास होगी तीसरी इक्वेशन। आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ, तो आपको क्या निकालना है एबीसी का वेट निकालना है। तो एक छोटी सी गलती मैंने यहां पे ही कर दी है, 43 दूना आपका क्या होगा 43 दूना आपका होगा 86, नॉट 46, ठीक है। तो 40 दूना 80 और 43 दूना आपका 86 आ गया, 40 40 80 3 और 3 6। अब आपको निकालना है क्या कहते हैं बी का वेट। तो देखो अगर एक तो आपके पास इक्वेशन ए बी सी है, अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करूं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करूं तो a प्लस बी, फिर क्या आ जाएगा आपका b प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 और 86 कितना हो गया 8 8 16 160 प्लस 6 166, मतलब दो और 3 को जब जोड़ोगे तो a इधर मतलब a आपका एक बार, b और b दो बार, c आपका कितनी बार आ जाएगा एक बार, 86 और 80 को जोड़ोगे 166 आएगा। तो ये आ गया आपका a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 166। नाउ अब इसमें से क्या कर दो, ये आपकी इक्वेशन कितनी होगी 4 होगी, इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। और यहां पे एक चीज और गलती हुई है, इस 45 को जब 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3 पंजे 15 हासिल लागो 1, 3 चक्को 12 और 1 13 135, राइट। तो इस 4 में से जब 3 को माइनस करोगे ना, इक्वेशन 4 में 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा देखो, a प्लस 2b प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 166 माइनस 135। अब देखो ये माइनस कर रहे हो आप तो माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का a, ये माइनस का b और ये माइनस का c। a से a कटा, c से c कटा, और ये 2b है, 2b में से एक भी माइनस करोगे कितना आ जाएगा b। अब 166 में से 135 घटा लो, आंसर आ गया। 6 में से 5 गया 1, आपका कितना बचा यहाँ पे 6, 6 में 3 गया आपका 3 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो 31 kg क्या आ जाएगा v का वेट। b का वेट कितना हो गया 31 किलो। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, in the following Venn diagram, one circle represent teachers, one circle represent teachers, दूसरा है आपका the other represents painters and the third one is historians। पहला टीचर है, दूसरा पेंटर है, शॉर्ट में लिखते हैं, और तीसरा क्या है हिस्टोरियन, राइट। तो 3 आपके यहां पे हो गए वेन डायग्राम। तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। और यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ये F है, ये G है, ये D है, ये B है, ये A, ये E, ये C, और ये है आपका टीचर वाला, ये नीचे वाला है आपका पेंटर वाला, और ये वाला है आपका हिस्टोरियन, ठीक है, हिस्टोरियंस, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, अच्छा पूछा क्या है तो बताया नहीं मैंने आपको पहले। उसने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट द पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन
फॉलोइंग रीजन represent the person who are teacher and painter, who are teacher and painter but not historians, हिस्टोरियन को मैं ऐसे यहाँ पे सिंपली ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिखते, नॉट हिस्टोरियन। तो देखो, और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन F, दूसरा G, तीसरा D एंड चौथा ऑप्शन है आपका B। अब यहाँ पे छोटे छोटे कर लो वरना दिक्कत करेंगे, B और ये आपका A। तो देखो कैसे देखो ये इस टाइप के वेन डायग्राम को देखा कैसे जाता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे पूरा डब्बा टीचर का है, तो जब ये पूरा डब्बा टीचर का है तो इसका मतलब ये इसमें टीचर तो होंगे ही होंगे, इसमें कुछ क्या पता आपके पेंटर हो, क्या पता कुछ आपके हिस्टोरियन हो, या क्या पता आपके कुछ क्या हो, मतलब पेंटर भी हो सकते हैं, हिस्टोरियन भी हो सकते हैं। मतलब ये पूरा जो टीचर का डब्बा है वो जरूरी नहीं कि उसमें टीचर के अलावा कोई और कुछ नहीं होगा, वो टीचर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और भी कुछ क्वालिटी रख सकते हैं। अब देखो इससे आगे ऐसी हिस्टोरियन की बात करूं तो इसमें सारे के सारे हिस्टोरियन तो होंगे ही होंगे, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो अदर में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, मतलब पेंटर भी होंगे या आपका टीचर भी होंगे। सेम केस किसके साथ है, पेंटर के साथ भी है। जो पूरा गोला आप देख रहे हो इसमें पेंटर तो सारे सारे होंगे, इसमें कुछ आपके टीचर्स भी हो सकते हैं और कुछ आपके हिस्टोरियंस भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल वाले पार्ट की। अब जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इतने वाले पार्ट की, तो ये हिस्टोरियन एंड टीचर का क्या है, कॉमन वाला पार्ट है। तो इसमें ये दोनों पार्ट में क्या होगा, ये F आपके टीचर भी होंगे और F आपके क्या होंगे, हिस्टोरियन भी होंगे। मतलब वो आपके एक्चुअली देखोगे ये F आपका पार्ट क्या है, कॉमन है, मतलब ये टीचर्स भी होंगे और ये हिस्टोरियन भी होंगे, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर मैं G की बात करूं तो G को अभी भूल जाओ, अभी G को भूल जाओ, बट हिस्टोरियन एंड टीचर में आपका क्या होगा, ये F कौन सा पार्ट होगा, जो आपका कॉमन होगा। अब मैं अगर ऐसी मैं बात करूं यहां पे टीचर और पेंटर वाला डब्बा पकड़ूं, उसमें आपका बी कॉमन आ रहा है, तो बी आपका क्या होगा, टीचर भी होगा और बी आपका क्या होगा, पेंटर भी होगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला पार्ट पकड़ूं, ये डब्बा और ये डब्बा, यानी पेंटर एंड हिस्टोरियन, तो इसमें क्या होगा, ये आपका डी कॉमन है। डी कॉमन तो मतलब डी आपके डी वाला पार्ट, डी मतलब आपका पेंटर भी होगा और हिस्टोरियन भी होगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जी को हर बार छोड़ दिया था, अब जी आपका एक्चुअली सब में ही आ रहा है। तो जी एक इकलौता ऐसा बंदा है जो टीचर भी है, आपका हिस्टोरियन भी है एंड पेंटर भी है, राइट। तो उसने पूछा क्या है, आपका क्या पर्सन हुआ टीचर पेंटर बट हिस्टोरियन ना हो, तो टीचर हो पेंटर हो बट हिस्टोरियन ना हो। तो देखो बी क्या है, आपका टीचर है पेंटर है बट ये हिस्टोरियन नहीं है। समझ रहे मेरी बात को कैसे, क्योंकि ये पी और टी का डब्बा है जिसमें बी कॉमन है एंड बी क्या है, आपका टीचर है, बी आपका पेंटर है जैसा उसने बोला है, और बी आपका हिस्टोरियन वाले डब्बे में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हिस्टोरियन का डब्बा क्या है आपका, ये पूरा ही सेपरेट है, बी उससे अलग है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला पार्ट। तो कौन से ऑप्शन में आपका बी आ रहा है पार्ट, ये आ रहा है ऑप्शन डी में। तो किस तरह से वेन डायग्राम के क्वेश्चन किए जाते हैं, देखने के बहुत लगते होंगे कभी कभार अटपटे, बट सच में बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएं तो समझ लो पेपर बहुत आसान है, कि ज्यादा नहीं घुमाया हुआ है, ठीक है। कभी कभार कौन से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, जहां पे पोजीशन बतानी पड़ती है कि इसका रैंकिंग ऑर्डर बताना पड़ता है, उसमें भी अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन बना दे तो उसमें कभी कभार टाइम लग जाता है। तो हालांकि ऐसा होता ही है, क्योंकि रीजनिंग का जो पार्ट है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको देखते ही हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन तो टफ रखना ही पड़ता है ताकि उसमें टाइम खराब हो। तो आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है कि कम से कम टाइम देकर के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस पार्ट को आपने रीजनिंग में देखा ही नहीं है और कुछ अटपटा पार्ट आपको देखने को मिलता है, तो उनको देखने से बचे, पहले उन पार्ट्स को देखिए जो आपने बिल्कुल ढंग से कर रखे हैं, वो क्वेश्चन को देख के आपको पता भी लग जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन ढंग से समझ में आए होंगे। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।